हे गाइस, तो आज हमें पढ़ना है यूनियन एंड स्टेट के बाकी बचे हुए टॉपिक्स। तो देखो, धार कमीशन एंड जेबीपी कमेटी। तो ये जो कंटेंट है वो धार कमीशन से रिलेटेड है। इसके बाद हम जेबीपी कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले धार कमीशन से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो बैकग्राउंड क्या है। आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, पीपुल डिमांडेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्पेशली इन साउथ इंडिया। यानी कि सबसे पहले मेन समझते हैं कि ये मुद्दा उठा ही क्यों। यानी कि जब आजादी मिली तो भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें थी। इन रियासतों को मिलकर बड़े बड़े राज्य बनाए गए। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने कब आई, जब दक्षिण भारत में लोग कहने लगे कि हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमारा स्टेट भी भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की मांग बढ़ने लगी। तो धार कमीशन 1948 अपॉइंट किया गया। इन जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन हेडेड बाय एसके धार। यानी कि इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया। कौन सी मांग को देखते हुए? कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए दक्षिण भारत के। इस मांग को देखते हुए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके हेड एसके धार थे, उनके अंडर में धार कमीशन 1948 का गठन किया गया। तो इसीलिए इसको धार कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि जो इनके हेड थे इस कमीशन के, उनका नाम था एसके धार। तो उनके टाइटल के आधार पर धार कमीशन, इस कमीशन को नाम दिया गया। इसके क्या पर्पस था इस कमीशन का? द कमीशन हैड टू एग्जामाइन वेदर स्टेट कुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी इस कमीशन को एक बड़ा सवाल मिला था कि क्या स्टेट्स को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर कोई और बेस होना चाहिए भाषा स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसने अपनी सबमिट की अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को, और क्या रिकमेंडेशन दिया उसके बारे में हम जानते हैं। इसने रिकमेंडेशन दिया कि रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या नॉट लैंग्वेज। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये सामने आता है कि धार कमीशन ने साफ कहा कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बेहतर होगा यदि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब जहां एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो वहीं सही बाउंड्री मानी जानी चाहिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? पीपुल वेयर अनहैप्पी, रिसेंटमेंट इंक्रीज्ड। यानी लेकिन जब ये रिकमेंडेशन जनता को पसंद नहीं आई तो दक्षिण भारत में विरोध बढ़ गया। लोगों ने कहा कि उनकी भाषा ही उनकी पहचान है, इसलिए स्टेट्स भाषा के आधार पर ही बनने चाहिए। लेकिन धार कमीशन ने ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया सरकार को कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को बनाया जाना चाहिए। लेकिन तो इस तरीके से पीपुल अनहैप्पी हुए कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है। तो देखो, अब हमें पढ़ना है जेबीपी कमेटी 1948 1949। तो सेंटेंस देखते हैं। ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन कांग्रेस सेट अप अनदर कमिटी इन दिसंबर 1948 जेबीपी कमेटी। यानी कि हमें मेन समझना है कि जेबीपी कमेटी क्यों बनाई गई। देखो, धार कमीशन ने कहा था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता इस फैसले से सहमत नहीं थी। तो साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर लोगों की भावनाएं बहुत ही स्ट्रांग थी। तो विरोध और एगिटेशन बढ़ता जा रहा था, और इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि एक बार फिर से इस मुद्दे को प्रॉपर्ली एग्जामाइन किया जाए। तो इसीलिए दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक नई समिति बनाई, जेबीपी कमेटी। देखो, मेंबर्स इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। यानी कि जेबीपी कमेटी में इंडिया के 3 बड़े लीडर्स शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं तीनों के नाम के फर्स्ट लेटर से इस कमेटी का नाम पड़ा जेबीपी कमेटी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जे देख लो, वल्लभ भाई पटेल का भी और पट्टाभी सीतारमैया का पी, जेबीपी कमेटी। तो इस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? कमेटी ने अपना काम पूरा किया और अप्रैल 1949 में अपने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी थी। तो इसने और क्या रिकमेंडेड इन्होंने गवर्नमेंट को किया कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल कि कमेटी ने क्या कहा अपने रिकमेंडेशन में।
जेपीपी कमेटी ने भी वही कहा जो धार कमीशन ने कहा था, यानी कि लैंग्वेज को स्टेट्स का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। तो उनका क्या मानना था कि अगर भाषा के लिए अलग स्टेट बनाया गया भाषा को लेकर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वीक होगा और देश डिवाइड हो सकता है। यानी अभी स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाने का राइट टाइम नहीं है, ऐसा जेबीपी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को। जैसा सेम टू सेम धार कमीशन ने कहा था कि लैंग्वेज अच्छा आइडिया नहीं है किसी भी स्टेट को रिफॉर्म करने का, किसी भी स्टेट को स्टेब्लिश करने का। देखो, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट 1953, डिस्पाइट रिकमेंडेशंस पब्लिक एग्रीगेशन कंटिन्यूड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यानी कि लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों आयोगों की रिकमेंडेशन के बावजूद कि लैंग्वेज आधार नहीं होना चाहिए स्टेट के निर्माण का, जनता की डिमांड खत्म नहीं हुई थी। जनता यही चाहती थी कि साउथ इंडिया की जनता यही चाहती थी कि उनका जो भाषा है उसके आधार पर स्टेट का निर्माण होना चाहिए। तो साउथ इंडिया में तेलुगु स्पीकिंग पीपुल का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग भी था। लोग चाहते थे उनके लिए अलग तेलुगु स्टेट बने। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट, यानी कि इन 1953 द गवर्नमेंट क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र स्टेट। यानी कि आखिरकार 1953 में गवर्नमेंट ने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना ही दिया, जिसका क्या नाम था, आंध्र स्टेट। मतलब ये मद्रास राज्य से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करके बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, इट वाज फॉर्म बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यह मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग करके बनाया गया था। तो अब मेन कारण क्या था कि एक कांग्रेस लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि रीजन क्या था इसका, स्ट्रॉन्ग पब्लिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु आफ्टर 56 डेज हंगर स्ट्राइक। तो एक ये कांग्रेस के लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने एक अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर 56 दिन तक एक लंबी हंगर स्ट्राइक की, यानी कि 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उनकी मृत्यु से पूरा साउथ इंडिया हिल गया था। जन आंदोलन इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और आखिरकार आंध्र स्टेट बना, यानी कि भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र स्टेट। देखो, अब हमें पढ़ना है फजल अली कमीशन। बैकग्राउंड देखो, द creation of Andhra State 1953 increased the demand for linguistic states in India. So the government of India appointed the States Reorganization Commission in December 1953. यानी कि सबसे पहले मेन समझते हैं कि फजल अली कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, 1953 में आंध्र स्टेट बना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, और ये भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। यानी कि इससे पूरे देश में यह मैसेज गया था कि अगर आंध्र भाषा के आधार पर बन सकता है तो हम भी अपना भाषा आधारित राज्य की डिमांड कर सकते हैं। इसलिए पूरे इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अब यह इशू कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए दिसंबर 1953 में क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हम फजल अली कमीशन कहते हैं, उसकी स्थापना की। देखो, फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन। द कमीशन हैड 3 मेंबर्स, चेयरमैन उसके थे फजल अली, मेंबर्स थे के एम पन्नीकर एंड एच एन कुंजरू। यानी कि इन तीनों ने मिलकर पूरे देश का दौरा भी किया, जनता से मिला और भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक फैक्टर्स को एनालिसिस किया और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955। इस कमिटी की क्या रिकमेंडेशंस थी? द कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज एन इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। यानी कि अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर कि कमीशन ने क्या कहा इस बारे में। कि कमीशन ने माना था कि देखो, लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि अगर हर भाषा का अलग स्टेट बनना शुरू कर दिया जाए तो कंट्री वीक पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नेशनल यूनिटी मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी। जो राष्ट्रीय एकता है वह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग कमीशन ने 4 फैक्टर्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का
को सजेस्ट किया। इट सजेस्टेड 4 फैक्टर्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। पहला था यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की एकता और सुरक्षा। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, यानी कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, यानी कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा। और वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों का कल्याण और विकास। यानी कि स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाते समय सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि ये चारों फैक्टर्स को भी सोच समझकर, इसको देखकर फैसला लिया जाना चाहिए, ऐसा फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया सरकार को। देखो 4 नंबर, स्ट्रक्चरल चेंजेस रिकमेंडेड। द कमीशन रिकमेंडेड अबॉलिशिंग द अर्लियर फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन, पार्ट ए बी सी डी। इस फजल अली कमीशन ने भारत सरकार को यह भी रिकमेंडेशन दिया कि जो स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था उस समय भारत को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो फजल अली कमीशन ने कहा कि ये जो पुराना सिस्टम है अब खत्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया इंडिया को कि इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए भारत को। इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन विथ माइनर चेंजेस। देखो गवर्नमेंट ने कमीशन की रिकमेंडेशन को लगभग पूरा पूरा स्वीकार कर लिया, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7 अमेंडमेंट 1956 इम्प्लीमेंटेड द चेंजेस, यानी कि इन रिकमेंडेशनों को लागू किया गया। जो स्टेट रिकमेंडेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, इसके साथ ही पार्ट ए एंड पार्ट बी डिस्टिंक्शन रिमूव्ड। जो पार्ट ए और पार्ट बी का जो डिफरेंस था वो हट गया, और पार्ट सी को, स्टेट को पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया। पार्ट सी स्टेट्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो और 1 नवंबर 1956 को भारत में ऑफिशियली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। एज ए रिजल्ट 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1956। देखो इंपॉर्टेंट मर्जर्स इन 1956, यानी कि जब अब मेन देखते हैं कि 1956 में किन राज्यों को मर्ज करके नए स्टेट बनाए गए। देखो केरला was created by merging Travancore, Cochin with Malabar, Madras and कासरगोड, यानी कि त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार जो मद्रास का ही ले लो, और कासरगोड, इस तीनों को मिलाकर केरला बनाया गया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद मर्ज्ड विद आंध्रा टू फॉर्म आंध्र प्रदेश। हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरिया आंध्र में मिलाया गया और आंध्र प्रदेश बना। मध्य भारत, विंध्य भारत एंड भोपाल मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश, यानी कि इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। कौन सा? मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल। सौराष्ट्र एंड कच्छ मर्ज्ड इनटू बॉम्बे स्टेट, और सौराष्ट्र कच्छ दोनों को बॉम्बे स्टेट में मिलाया गया। कुर्ग मर्ज्ड इनटू मैसूर स्टेट, कुर्ग को मैसूर स्टेट में मिलाया गया। PEPSU मर्ज्ड इनटू पंजाब स्टेट, जो PEPSU किसे कहा जा रहा है? पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब में मर्ज किया गया। अजमेर मर्ज्ड इनटू राजस्थान, अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया। और यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप आइलैंड्स को नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956, कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1956। इवन द 1956 India's map kept changing due to the public agitation and political demands। देखो सबसे पहले मेन समझते हैं कि 1956 के बाद क्या हुआ। 1956 में बड़े पैमाने पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका था, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो कभी स्टेबल रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग क्षेत्रों में भाषा की मांग को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर राजनीतिक मूवमेंट भी होते रहता था, और कभी कभी आर्थिक रीजंस की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता था, न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मांग बढ़ती रही। इसी कारण 1956 के बाद भी इंडिया के नक्शे में लगातार बदलाव होते रहे। तो उसके थ्रू क्या हुआ,
सेकंड नंबर देखो, महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960, बॉम्बे स्टेट वाज स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र मराठी एंड गुजरात गुजराती। तो पहला बदलाव 1960 में हुआ। उस समय एक बड़ा राज्य था बॉम्बे स्टेट, इसमें गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग लोग साथ रहते थे। तो डिमांड हुआ कि गुजराती लोगों का अलग स्टेट हो और मराठी लोगों का अलग स्टेट हो। तो 1960 में 1960 में 1960 में बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपुल्स के लिए और गुजरात गुजराती स्पीकिंग पीपुल्स के लिए। और गुजरात ऑफिशियली 15th स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। गुजरात बिकम द 15th स्टेट। सेकंड देखो, दादरा एंड नगर हवेली 1961 लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन 1954 बिकम अ यूनियन टेरिटरी बाय 10th अमेंडमेंट। तो दादरा और नगर हवेली पहले पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगालियों के अधीन था, पोर्तुगीज रूल में था। 1954 में स्थानीय लोगों ने इसे आजाद कराया था और 1961 में 10वें संविधान संशोधन यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, दादरा और नगर हवेली को। फोर्थ देखो, गोवा दमन एंड दीव 1962 acquired from Portugal in 1961-62 made union territory by 12th amendment, यानी कि गोवा दमन और दीव भी पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। 1961-62 में इंडिया ने इन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इन तीनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। किन तीनों को मिलाकर? गोवा दमन और दीव को मिलाकर। तो बाद में 1987 में गोवा स्टेट बन गया और दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। आगे देखो, पुदुचेरी 1962 formal French territories handed over in 1954, Union territories in 1962 by 14th Amendment। तो पुदुचेरी के जो 4 हिस्से थे, पौंडीचेरी, कारिकल, माहे और यनम, उस समय के पहले फ्रेंच कॉलोनीज थे। 1954 में ये इंडिया को सौंप दिए गए और 1962 में 14th अमेंडमेंट के जरिए पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अगला देखो, नागालैंड 1963 क्रिएटेड फ्रॉम नागा हिल्स एंड ट्वेंसांग एरिया ऑफ असम, यानी कि नागा पीपुल लंबे समय से जो अपनी अलग पहचान की मांग कर रहे थे, इसी डिमांड को मानते हुए 1963 में 1963 में नागा हिल्स और ट्वेंसांग को मिलाकर एक नागालैंड स्टेट बनाया गया। नागालैंड इंडिया का 16वां स्टेट बना। अगला देखो, 16th स्टेट ऑफ इंडिया नागालैंड बना। अगला देखो, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश 1966 1971, यानी कि 1966 में पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हरियाणा जहां हिंदी बोलने वाले लोग थे और पंजाब जहां पर पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे। और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी। तो बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश फुल फ्लैगेड स्टेट बना और इंडिया का 18वां राज्य कहलाया। उसी तरीके से अगला देखो, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1962 इन 1972 मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकम स्टेट, मेघालय सेपरेटेड फ्रॉम असम। 1972 में 3 बड़े बदलाव क्या हुए थे? मणिपुर स्टेट बना, त्रिपुरा स्टेट बना, मेघालय असम से अलग होकर एक नया स्टेट बनाया गया। तो राज्यों की टोटल संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 21 हो गई। स्टेट्स काउंट इंक्रीज टू 21। उसी तरीके से सिक्किम के बारे में अब हमें जानना है। 1974 to 1975 become associate state by 35th amendment, यानी कि सिक्किम का जर्नी थोड़ा यूनिक है। 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला 35वें अमेंडमेंट के जरिए, और 1975 में रेफरेंडम हुआ, यानी कि वहां चुनाव हुआ। जनता ने इंडिया में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया, सिक्किम की जनता ने, और सिक्किम 22वां राज्य बन गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। उसी तरीके से 13 देखो, सॉरी 10th देखो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1986
तो 1987 में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा यूनियन टेरिटरीज पहले बना था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अब वो स्टेट बन गया। तो इन राज्यों के बनने से इंडिया का मैप भी एक रीऑर्गेनाइज हुआ था। गोवा आल्सो बिकम ए स्टेट इन 1987। आगे देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो साल 2000 में 3 बड़े स्टेट बनाए गए। सबकी डिमांड भी बहुत पुरानी थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उसी तरह उत्तराखंड क्या हुआ था, यूपी से अलग होकर बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, और ये क्रमशः 26वां, 27वां और 28वां राज्य भारत का बना था। अगला देखो, तेलंगाना 2014। तेलंगाना मूवमेंट भी कई सालों से चल रहा था। अंत 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया, यानी कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 29th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 29वां राज्य कौन, तेलंगाना। अगला देखो, जम्मू एंड कश्मीर 2019। देखो, 15 अगस्त 2019 हमारे देश के लिए एक हिस्टोरिक दिन था, 5 अगस्त 2019, क्योंकि इसी दिन आर्टिकल 317 को हटाया गया था और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब इंडिया में कितने स्टेट हो गए, टोटल 28, और यूनियन टेरिटरी की संख्या 9। कुछ चेंजेज ऑफ नेम्स है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि स्टेट्स के नाम भी समय के साथ बदले गए। तो उसका जो क्विक लिस्ट है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। यूनियन प्रोविंसेस का नाम उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में, मद्रास तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है 1969 से, मैसूर कर्नाटका, लक्कादीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप अब लक्षद्वीप 1973 से, दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली, उत्तरांचल अब उत्तराखंड है, पौंडीचेरी पुदुचेरी है, और उड़ीसा को उड़ीसा उड़ीसा कहा जाता है। इस तरीके से चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुझे तुमको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बार मैं किस अगले चैप्टर को डिस्क्राइब करूंगा आकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।